अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 के लिए अपनी तैयारियों का आगाज़ कर दिया है और आज मुसलसल दूसरे रोज़ कराची स्टेडियम लाहौर और उसके बाद फिर आज LCC ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान टीम तैयारी कर रही है। और आज जो हमें बताया गया कि आज पाकिस्तान टीम ने काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी फील्डिंग पर तवज्जो दी है। इसी हवाले से पुराने में बात करेंगे। पाकिस्तान का टीम कॉम्बिनेशन हो, वर्ल्ड T20 के अंदर अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, तो टीमों की दूसरी टीमों की जो तैयारियाँ हैं, ग्रुप्स हैं, शेड्यूल है, इस पर भी आज बड़ी तफसीली बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं रिप्ले हेडलाइन। रिप्ले हेडलाइन आपने देखी और पाकिस्तान टीम का जो ट्रेनिंग सेशन जारी है, वहाँ से भी आपको कुछ देर में एक्सक्लूसिव हमारे जो रिपोर्टर हैं वो वकर बिलाल, उनके मनाज़िर भी दिखाएंगे, क्या तैयारियाँ चल रही है, क्या क्या इस वक्त जो है वो मेन अहदाफ हैं। लेकिन हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं जनाब सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब, तो आई थिंक सारी चीज़ें ख़त्म हुई, बहुत ज़्यादा हमने गेस्ट वर्क कर लिया, बहुत ज़्यादा हमने सस्पेंस वाले प्रोग्राम के लिए कौन होगा कौन नहीं होगा। नाउ द डस्ट इज सेटल्ड डाउन एंड प्रीटी मच मुनीर साहब हम कह सकते हैं कि वही तकरीबन टीम बन गई जो बहुत सारे लोगों के जहन में कुछ तब्दीलियां देनों में थी कि हैदर भी आ जाएं तो अच्छा है, फॉर्म अच्छी है, शेब मलिक आ जाएंगे तो मिड ऑर्डर अच्छा हो जाएगा। आई थिंक रह दे के शाहनवाज धानी ही नहीं आ सके, वो भी चले रिजर्व में मौजूद हैं, पाकिस्तान टीम के साथ इस वक्त ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। आई थिंक आउटसाइड फॉर द वर्ल्ड T20 वी वर लुकिंग फॉरवर्ड। और अब शायद सब तवज्जो इसी तरफ होनी चाहिए कि तैयारी कैसी है, किस टीम के खिलाफ क्या प्लानिंग करनी है। वो वक्त तो गुजर गया कि क्या कर सकते थे क्या नहीं। बिल्कुल गफ्फार साहब, दुरुस्त कहा आपने। देखिए, दो तीन खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनका शायद नहीं था कुछ आइडिया, लेकिन हैदर अली, आपको याद होगा वही हैदर अली हैं जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दौरे के लिए बिल्कुल तैयार थे जाने के लिए, और PSL में ब्रीच हुआ, उनके नसीब में नहीं था। शोएब मकसूद ने रिप्लेस किया था, आज शोएब मकसूद तकरीबन उनकी जगह आ गए। अच्छा, आप ये देखिए कि यहाँ पर सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से वो आए हैं, वरना उनको कोई नाम नहीं ले रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। जो सबसे सरप्राइजिंग है वो आखिर में जो शोएब मलिक आए, जिनके बारे में हम सब समझ रहे थे कि आना है, उनको आना है, बातें हो रही थी। पहले तो सिर्फ फ़खर ज़मान से बात चली थी कि फ़खर ज़मान होंगे और कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बहरहाल अब ये टीम काफ़ी हद तक बेहतर टीम नज़र आ रही है। मिडल ऑर्डर में देखिए आपको एक्सपीरियंस बहुत मिल गया है। अगर मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक का एक्सपीरियंस देखें तो 200 से ज़ायद मैचेस इन दोनों ने खेले। 100+ मैचेस T20 इंटरनेशनल में बहुत अच्छे होते हैं, और रन्स भी इन्होंने 2301 ने 2401 ने बनाए हैं, तो उसकी तो बात नहीं है। पहले मैच में आई थिंक जो सबसे बड़ा मुकाबला होगा हमारा, उसमें हफीज़ और मलिक अगर दोनों खेलेंगे तो वो एक्सपीरियंस हमें काम आ सकता है। अच्छा, आप तो डायरेक्ट मुनीर भाई चले गए पहले मैच पर, लेकिन मैं भी आपको पहले मैच में जाने नहीं दूंगा। पहले मैं एटलीस्ट ये स्क्वाड है, इस पर जरूर आपसे बात करूंगा। मुनीर भाई, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पहला स्क्वाड सेलेक्ट हुआ था, जितनी क्रिटिसिज्म हुई कम से कम 4 से 5 प्लेयर्स पर, बट इवेंचुअली नेशनल T20 ने हमारी आंखें खोली, या हम कह लें कि हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। बहरहाल उन प्लेयर के साथ हमारी बड़ी हमदर्दी है। आई विश कि वो मुस्तकबिल में सेलेक्ट हों, आज़म हो, खुशदिल हो, या इसी तरह अगर हम बाकी प्लेयर्स की बात करें ज़रूर उनको आगे मौका मिल सकता है। बट क्या मुनीर भाई हम ये समझ सकते हैं कि आखिर में एक ऐसा स्क्वाड बन गया जिस पर कमोबेश सारे ही लोग अब मुत्तफिक दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसा मेजर डिसीजन नहीं है। शर्जील खान के बारे में लोग बात कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी उनको एक आध सीज़न और लग जाएगा अपने आप को पूरी तरह फिट रखने में, या ऑब्वियसली उनकी जो जगह है उसको दोबारा हासिल करने के लिए। फ़खर भी वापस आ गए, तीसरा ओपनर भी पूरा हो गया। सो कहाँ हम बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, बट शायद ज़्यादा मार्जिन अब दिया नहीं सिलेक्टर्स ने, उनको गलतियों का एहसास हो गया। और हमारी आपकी जो मुसलसल तवज्जो दिलाने की एक मुहिम थी पूरे मीडिया की या फैंस की, उसमें कामयाबी हुई ना, ये कह सकते हैं। बिल्कुल कामयाबी हुई। जो चीज़ें थी, देखिए जो गलत चीज़ें थी उनको सही करना ज़रूरी था। स्पेशली सरफराज अहमद को अगर रिजर्व विकेट कीपर लेना भूल गया, वो बहुत उसका ज़रूरी था। फ़खर ज़मान का तो खैर हम कह रहे थे कि भारत के खिलाफ बड़ा अच्छा खेले थे, कुछ है तो उनको खिलाया जाए। हैदर अली ने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया। आप उनको नंबर 3 भी खिला सकते हैं, आप उनको नंबर 6 भी खिला सकते हैं। आपको याद होगा PSL के मैचेस में पेशावर दलमी से खेले थे, जब भारत के नंबर पर आ रहे थे तो उनका स्ट्राइक रेट कुछ बेहतर हो गया था। तो आपके पास ऑप्शन है, आप आसिफ अली को भी ट्राई कर सकते हैं, हैदर को भी ट्राई कर सकते हैं। फिर शोएब मलिक और हफीज़ के होते हुए आपका मिडल ऑर्डर बहुत मजबूत हो गया है। तो मिडल ऑर्डर में जो खामी नजर आ रही थी ना, हम सोचते थे गफ्फार कि पता नहीं 5वें नंबर पर कौन आएगा और 6ठे नंबर पर कौन आएगा, तो वो तो बहुत हद तक अब हमें उसमें सुकून हो गया कि जी ये तो हमारे पास प्लेयर आ गए। अब परफॉर्मेंस देने को बात है। देखें आप, हमने जो काम था मीडिया का जो कहना था वो हमने कर दिया। टीम कमोबेश सबकी हो गई है, वही टीम हो गई। आपने शर्जील का नाम लिया, मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो एक टेंटेड काउंट के ऊपर वो लगा हुआ है, वो भी एक इशू है जिस पर रमीज़ राजा की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, आई थिंक सो वो भी हो सकती है। लेकिन जो वो खेल चुके हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स दे देने चाहिए। इतनी अभी सेंचुरी में उन्होंने स्कोर की, PSL में भी सेंचुरी स्कोर की थी, कश्मीर लीग में भी सेंचुरी स्कोर की थी, तो बहरहाल अब उनका इतना इशू नहीं है। अब टीम के हवाले से मेरे ख्याल कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब हमें आगे बढ़ना है, मूव फॉरवर्ड।
और जो है वो अब कोई तनकीद उस पर नहीं चलेगी कि इसको ले लेते तो ये हो जाए। टाइम गुजर गया, आई थिंक वी शुड बैक दिस स्क्वाड नाउ। चाहे एक तब्दीली ना भी होती मुनीर साहब, तो शायद हमें फिर भी ये कहना चाहिए था कि हमारी टीम है, वर्ल्ड कप है, हम सब इस इवेंट का बड़े अरसे से इंतजार करें। आपको याद होगा गुज़िश्ता साल ये इवेंट होना था, लेकिन अब ये 1 साल की ताखीर के बाद हो रहा है। तो आपने बात की मुनीर भाई, आगे बढ़ना चाहिए तो आगे ही बढ़ते हैं। और जो प्राइज़ मनी है वो अनाउंसमेंट की है आईसीसी ने, और फिर कुछ रूल्स भी हैं जिस पर जब बात करेंगे। डीआरएस जनाब आ गया, अब गलती की गुंजाइश मौजूद है। ये वो कहते हैं गलती की गुंजाइश निश्ता नहीं है, यहाँ पे 2 आप रिव्यू ले सकते हैं, फिर ड्रिंक्स ब्रेक होगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको पैकेज दिखा देते हैं, फिर आके मुनीर साहब से बात करें। तो मुनीर साहब $16 लाख, $8 लाख या $4 लाख? मेरे ख्याल में 16 की तरफ से सोचे ज़्यादा अच्छा है। सोचना तो अच्छा ही चाहिए, सोचना अच्छा चाहिए, लेकिन चले प्राइस मनी तो सर डिस्कस हो ही रहेगी। आई थिंक जीत जाए टीम तो यहाँ इतना मिल जाएगा सर, वो तो 16 पीछे रह जाएंगे। हमने तो लास्ट टाइम भी 1-1 करोड़ में तमाम खिलाड़ी को दिए मैं। लेकिन मुनीर साहब कल जो आईसीसी का प्रेस रिलीज आया उसमें आई थिंक जो डीआरएस का मामला है, सुपर ओवर का मामला है, आपने पढ़ा होगा। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आईसीसी ने, अच्छी बात है मुझे लगता है कि आप मेगा इवेंट से पहले कोई ऐसी तब्दीली जरूर करें जो नई हो। चल वो लोगों ने प्रेस रिलीज को पढ़ा तो प्राइज मनी के हवाले से ही, लेकिन नीचे उसके अंदर काफी डीआरएस सुपर ओवर, आप ही क्या राय है सारी चेंजेस? नहीं, बहुत अच्छी चेंजेस हैं, ये तो बहुत जरूरी था। अब आजकल डीआरएस के बाद कोई मैच भी कहीं नहीं हो पाता है, अगर रहता बड़ा अजीब सा लगता है। वो बहुत अच्छा है, और जाहिर है प्राइज मनी तो जितना अट्रैक्टिव होगी उतना अच्छा है। और आपने सही कहा कि प्राइस हम तो पहले के लिए जाएंगे ना, हमें तो कोई कमी नहीं लग रही टीम में जो इतना हमारे पास टैलेंट था, एक्सपीरियंस, नौजवान सब हैं, तो पाकिस्तान टीम को अच्छी कारकर्दगी पेश करनी चाहिए और हमें पूरी तरह से बैक करना चाहिए। बहुत हो गई क्रिटिसिज्म, बहुत हो गई चीज़ें, अब हम उसी तरह बैक करेंगे जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क की टीमें या दूसरे मोहल्ले की टीमें अपनी टीमों को बैक करती हैं। तो अब हम पूरी तरह बैक करेंगे और इंशाल्लाह अच्छा करके आएगी पाकिस्तान टीम, वी होप सो। और सुपर ओवर के हवाले से जो चीज़ थी पहले, क्योंकि आपको याद है 2019 वर्ल्ड कप में मुझे बाउंड्री पे डिसाइड हो गया था। अब तो ये कि जनाब आपको नॉकआउट में तो सुपर ओवर जब तक चलता रहेगा, जब तक रिजल्ट ना आ जाए। फाइनल के हवाले से तो आई थिंक जब तक अगर नतीजा नहीं आता तो जॉइंट विनर डिक्लेयर होगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि देखने वाली है। ये वही हुआ लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ था, उसके बाद ही ये डिसीजन इस तरह से आ गए थे कि सुपर ओवर चलता रहेगा, फिर जॉइंट विनर होगा। लेकिन ऐसी हर दफ़ा नौबत नहीं आती, सुपर ओवर में ही फैसला हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये अच्छा किया कि किसी को कोई तशनगी नहीं रहा है। हालांकि वो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो जॉइंट विनर डिक्लेयर हो जाती इस वर्ल्ड कप में, तो वो भी कोई गलत डिसीजन नहीं होता। लेकिन बहरहाल चूँकि एक रूल था तो उसको फॉलो किया गया, तो अब चीज़ें ठीक हो रही हैं अपनी। अच्छा, मैं एक बात आपसे कह रहा था, हमने टीमों की तो बात कर ली बहुत सारी, लेकिन यहाँ पर एशियन टीम्स के फैक्टर को देखना होगा। देखिए ये पिचेस इतने सुटेबल नहीं हैं फॉरेन प्लेयर्स के लिए। फॉरेन प्लेयर्स से मेरी मुराद अदर देन एशियन कंट्रीज, उनके लिए इतनी सुटेबल नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हम वो करें कि साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, ये दुबई में हो रहा है। शारजा की विकेट बहुत ज़्यादा स्पिनर्स को हेल्प कर रही है। आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं, उसमें देख रहे हैं। दुबई में भी 2 स्पिनर्स लाजमी खेलेंगे हर टीम में। हो सकता है 3 स्पिनर्स के साथ भी बाज जाएं और 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, हम ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो शायद शाहनवाज धानी की इसीलिए शमूलियत नहीं हो सकती कि ऑलरेडी 4 फास्ट बॉलर आपके पास हैं। हारिस रऊफ डेथ ओवर में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, स्पीड में उनकी अच्छी है, इसलिए शायद उनको प्रेफर किया गया। चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ ये देखना है कि कौन से जो खिलाड़ी हैं वो पहले 6 ओवर और मिडल के ओवर्स में कैसा खेलते हैं। ये इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा इम्तहान होगा कि दोनों ओपनर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, कितना स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, अगर चलते हैं तो 100 रन कितने ओवर बनते हैं, उसके बाद जो बाकी आने वाले प्लेयर हैं वो क्या करते हैं। अब यही बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपने स्क्वाड के अंदर तो तकरीबन ऐसे प्लेयर शामिल कर लिए जिनके ऊपर सब बात कर रहे थे, लेकिन हमारा जो टीम कॉम्बिनेशन है इसके हवाले से आज हमारी कौम डिवाइडेड है। कुछ लोग समझते हैं रिजवान बाबर बहुत अच्छे ओपनर हैं, दे शुड कंटिन्यू। कुछ का ही ख्याल है कि रिजवान और बाबर अच्छे ओपनर सही हैं, लेकिन चूंकि फ़खर स्क्वाड के अंदर मौजूद हैं, तो ये 11 के ऊपर हम ज़रूर डिटेल से बात करेंगे। अबूबकर बिलाल लाहौर के एलसीसी स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस है। उनसे भी डायरेक्ट बात करेंगे कि क्या तैयारियां चल रही हैं, खबरें क्या हैं अंदर, क्या क्या कॉम्बिनेशन डिस्कस हो रहे हैं। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद। और पाकिस्तान के आईसीसी वर्ल्ड T20 स्क्वाड की ट्रेनिंग पे बात करें। मुनीर साहब तो कराची स्टेडियम में मौजूद हैं, लेकिन हमारे नुमाइंदे अबूबकर बिलाल इस वक्त लाहौर में एलसीसी स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पाकिस्तान टीम इस वक्त ट्रेनिंग कर रही है। अबूबकर से बराह रास्त जो है वो तमाम अपडेट ले लेते हैं। अबूबकर, क्या इस वक्त मनाज़िर हैं पाकिस्तान टीम के कैंप से, क्या खबरें आ रही हैं और इस वक्त आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है?
अच्छा बिल्कुल, पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड ने अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। मुख्तसर कैंप लगाया गया है 4 रोज़ का। आज कैंप का दूसरा रोज़ है। पहले रोज़ तो खिलाड़ियों ने गफ़ार नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर प्रैक्टिस की थी, जिम सेशन किया था और नेट सेशन किया था, लेकिन आज बिल्कुल हाई परफॉर्मेंस सेंटर से मुंसलिक जो ग्राउंड है LCCA ग्राउंड कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल सामने, यहाँ पर पाकिस्तान टीम जो है कैंप कर रही है। क्योंकि नेशनल T20 कप जारी है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो मसरूफियत की वजह से पाकिस्तान टीम का कैंप जो है वो LCCA ग्राउंड के अंदर मुनक़्क़द किया गया है। तकरीबन 4 घंटे तवील नेट है जिसके अंदर पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स जो हैं आज प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। स्टार्ट हमने देखा कि वार्म अप से किया गया। स्टार्ट में प्लेयर्स ने मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस की, उसके बाद रनिंग की। रनिंग करने के बाद जो है वो प्लेयर्स नेट के अंदर आए हैं। नेट के अंदर हम देख रहे हैं कि बाबर आजम, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक, तमाम प्लेयर ही हमें यहाँ पर भरपूर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पर बॉलर्स काफ़ी ज़्यादा जान मार रहे हैं, बैट्समैन नेट के अंदर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और के साथ साथ जो सरफराज अहमद हैं उनको भी आज काफ़ी टाइम दिया गया है। उनको नेट के अंदर भी काफ़ी लंबी बारी कराई गई है। इसके साथ साथ विकेट कीपिंग की भी उनसे काफ़ी ड्रिल्स करवाई गई हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान ऑब्वियसली हमारी फ़र्स्ट चॉइस ज़रूर हैं, वो भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। बाबर आजम और रिजवान हमें नेट के अंदर दिखाई दिए और जिस तरीके से ओपनिंग पेयर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अंदर लेके जाना है, बिल्कुल उसी अंदाज में अपनी प्रैक्टिस करते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपने देखा मुनीर साहब के अबू बकर बिलाल से मज़ीद रिपोर्ट लेंगे, वो हमारे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में आई कि नेशनल T20 पिंडी में था और फिर लाहौर मुंतकिल हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम LCCA में प्रैक्टिस कर रही है कज़ाफ़ी स्टेडियम के सामने। मेन वेन्यू इस्तेमाल नहीं हो रहा। डोंट यू थिंक कि जस्ट रैंडमली मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम पिंडी में होने देते हैं उस इवेंट को और हमारी टीम मेन ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रही होती, मेन प्रॉपर जो आपका मेन सेंटर है, क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है, उसके लिए आपका मेन वेन्यू तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। दैट इज़ माय रैंडम थॉट। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। इसका पहले से इनको ख्याल रखना चाहिए था। या तो ये मैचेस LCCA में शिफ्ट कर देते जो नेशनल T20 चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम वहाँ तो खैर ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा उसके इतने लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपको उसके वर्ल्ड कप की तैयारी है, नेशनल T20 आप उसके लिए अपना बेस्ट स्टेडियम इस्तेमाल नहीं कर रहे और अभी भी दोनों सेमीफाइनल और एक फाइनल बाकी है। तो जब तक ये 4 दिन आई थिंक 13 तारीख को फाइनल है, तो 14 को हम एक सिनेरियो मैच भारत खेल रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में, 15 को फिर रवाना हो जाना है। तो वो प्रैक्टिस उस हिसाब से वहाँ तो नहीं मिलेगी, लेकिन बहरहाल खिलाड़ी जेल हैं। देखिए गफ़ार, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। वहाँ आपको 2 प्रैक्टिस मैचेस साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ से भी खेलने हैं 18 और 20 अक्टूबर को। उसके बाद फिर आपका बड़ा मुकाबला है। तो अभी तो जेल होने की ज़रूरत है, टीम के जज्बे की ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसा खिलाड़ी, ऐसा कप्तान होना चाहिए जो जेल होकर चले। चैंपियंस ट्रॉफी की याद आती है, 92 वर्ल्ड कप याद आता है। ये वो थे जहाँ पे टीम जज्बे से जीती थी, अपनी मेहनत से, लगन से जीती थी कि जीतने के लिए उतरना है। अभी आपकी टीम में इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है। आप देख लें, बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, हसन अली, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज छोटे नाम नहीं है यार, ये सब बहुत बड़े नाम मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी टीम जो हम चाह रहे थे मुनीर साहब वो तो हो गई है। बिल्कुल। अब अबू बकर के बाद वापस चलते हैं, क्योंकि वो मौजूद हैं इस पर। पाकिस्तान टीम की तैयारी चल रही है। अबू बकर, मजीद आप क्या बता सकते हैं इस ट्रेनिंग सेशन से, और क्या तैयारियाँ हो रही हैं, आपके पास मजीद क्या इन्फॉर्मेशन है? बिल्कुल गफ़ार, जो यहाँ पर कोचिंग स्टाफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहा है। बैट्समैनों के साथ, बॉलर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा काम किया है। ख़ास तौर पर हम देखें वर्नन फर्नांडिस जो कि फॉर्मर साउथ अफ्रीकन है और जिनको अपॉइंट किया गया है पाकिस्तान का बॉलिंग कंसल्टेंट, वो यहाँ पर फास्ट बॉलिंग बैटरी के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाहिनशाह अफरीदी, हसन अली को उन्होंने एक पूल में रखा है, जबकि दूसरा पूल बनाया है मोहम्मद वसीम जूनियर दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर हारिस रऊफ़ हैं, शाहनवाज धानी हैं। सो इनके साथ काम किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि इंटैक्ट दिखाई दे रहे थे बॉलर्स के साथ। बॉलर्स को उन्होंने टिप्स भी दी, बॉलर्स को शाहनवाज धानी के ऊपर थोड़ा सा रनअप को भी उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की, जो हम यहाँ पर मॉनिटर कर रहे थे। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, जिनको बुरी तौर पर जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, सिकलैन मुश्ताक, वो स्पिनर्स के साथ बहुत ज़्यादा हमें काम करते हुए दिखाई दिए। स्पिनर्स को इम्प्रूव कर रहे थे, उनको टिप्स दे रहे थे। शादाब खान को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा। इसके साथ साथ असिस्टेंट टू हेड कोच शाहिद असलम भी हमें बॉलर अपने बैटर्स के साथ जो है वो नेट के अंदर ड्रिल्स करवाते हुए, मुख्तलिफ प्रैक्टिस ड्रिल्स करवाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त प्रैक्टिस सेशन जारी है LCCA ग्राउंड के अंदर। तवील सेशन है, 3.5-4 घंटे तक ये सेशन जो है वो पाकिस्तान टीम का आज जारी रहेगा। 4 घंटे जनाब, तवील सेशन। और स्पिन बॉलिंग कोच तो आपके ऑटोमेटिक हेड कोच ही हो गए, सिकलैन मुश्ताक, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
और फिर वर्नर फर्नांडिस भी आ गए हैं, बट सर बैटिंग की प्रैक्टिस कौन करा रहा है? और बैटिंग कंसल्टेंट तो यूएई में ही ज्वाइन करेंगे 15 तारीख को, तो आई थिंक आइडियली यहाँ नहीं होना चाहिए था उनको, एटलीस्ट 3-4 दिन ही सही होना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस हैं ना, मलिक हैं, हफीज़ हैं, बाबर हैं, काम चल जाएगा। मेरा ख्याल है काम चल जाएगा, उनको अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। मैंने फिर वो कहा, देखें टीम को जज्बे की ज़रूरत है और जय होकर खेलने की ज़रूरत है, बाकी आपकी टीम में अब कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे तो इब्तदा कैसी होती है? देखिए शुरू के 6 ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मिडिल के ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आखिर के ओवर्स में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सारा आपको एक और प्रॉब्लम भी मुनीर साहब, और आप जानते हैं उस बारे में, सारे फैंस जानते हैं जो पाकिस्तान टीम के फैंस हैं, कि हम किसी भी टूर पर किसी भी आईसीसी इवेंट के पहले एक आध मैच में अच्छे स्टार्ट नहीं लेते, हम स्लो स्टार्टर हैं और बिल्ड ऑन करते हैं। ये जो इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है मुनीर साहब, ये मतलब ये वाले जो फॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेटली है, प्रेशर मैच है। गो कि इंडिया की टीम भी अब विराट कोहली की कैप्टनसी आखिरी कर रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ एक कहते हैं ना बहुत आइडियल सिनेरियो नहीं है। रवि शास्त्री भी उसके बाद जो है आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं कि वो भी बहुत पीक पर हैं अपने, कहीं ना कहीं कुछ ट्रबलेंस है। बट पाकिस्तान को तो ऑब्वियसली अभी अपने पूरे कॉम्बिनेशन को बनाना है, तो ये पहला मैच हमारा जो हो रहा है, ये आईसीसी ने अपना रेवेन्यू तो बना लिया, लेकिन हमारे साथ कोई ज्यादती तो नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम इंडिया का शायद सेकंड थर्ड मैच होता, दैट विल बी कन्वीनियंट कि हम एक मैच से गुजर के बड़े मैच में आते हैं। आपकी राय यही है? बिल्कुल यही राय है, पहला मैच इन दोनों टीमों के दरमियान नहीं होना चाहिए था। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तानी टीम स्लो स्टार्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब जो है ना वो स्टार्टर बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, इसलिए कि पहला मैच है और दूसरा मैच भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा है, जो एक दिन के बाद यानी 26 तारीख को न्यूजीलैंड से है। तो इब्तदा के दोनों मैचेस पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, इनमें से एक जीतना ज़रूरी है अगर आपने क्वालिफाई करना है, वरना तो फिर आपको दूसरी टीमें भी टफ फाइट देंगी। वरना अफगानिस्तान से को भी आपको आसान नहीं लेना है, एक मार्जिन से उनको हराना पड़ेगा, कहीं पर अगर नेट रन रेट या इस तरह की कोई चीज़ आती है तो आसान तो नहीं है। लेकिन अब जब आप उस पहले मैच को ही आप फाइनल समझ के खेलेंगे, जी आपको खेलना है, अब तो कोई इसमें तो देखें तब्दीली हो नहीं सकती, अब ये तो आपको खेलना है, तो दोनों टीमों के लिए इक्वल सिचुएशन है। वहाँ पे भी आपने कहा सिनेरियो इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पर भी उनके 1-2 प्लेयर्स के साथ मसला चल रहा है। हार्दिक पांड्या तब्दीली कर रहे हैं वो भी एक आध, देखिए अभी उन्होंने शायद 15 तारीख तक उनको डेडलाइन है, अभी उनकी 15 तारीख जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, जो 8 टीमें। तो अब उसमें ये कि हार्दिक पांड्या के हवाले से बहुत इश्यूज आ रहे हैं कि वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं और बैटिंग भी उनकी नहीं चली है, खासा नाकाम रहे आईपीएल में। इनके अलावा जिनके एक मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हैं, उनके भी घुटने में तकलीफ है, सुना है वो पेन किलर लेके खेल रहे हैं, तो ये 1-2 इश्यूज उनके साथ भी आए हुए हैं। रोहित शर्मा भी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते हैं, आखिरी कप्तान विराट कोहली अपना आखिरी एज ए कैप्टन खेलेंगे, तो वहाँ पे थोड़े से मसाइल तो हैं, बट उनकी टीम के पास टैलेंट है, अच्छा मुकाबला वो कर सकते हैं। पाकिस्तान भी अच्छा मुकाबला करेगी और दोनों को देखना है कि देखिए थोड़ा सा नर्व का गेम भी होगा, थोड़ा प्रेशर के, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा प्रेशर गेम है, तो उसमें यही है जो प्रेशर सस्टेन करेगा वो टीम निकल सकती है, और उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, आज पाकिस्तान टीम ने स्पेशली जो वो वकर ही बता रहे थे, अभी उनसे मजीद भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, तो फील्डिंग पर बड़ी तवज्जो दी गई है। 1 घंटा तकरीबन सिर्फ फील्डिंग था, और यही वो शोबा है जहाँ पाकिस्तान टीम बहुत वीक है। नेशनल T20 के अंदर मुनीर भाई वाकई बहुत ही कहते हैं ना ख़राब भी नहीं, ख़राब तरीन कारकर्दगी रही है कैचिंग के मामले में। बहुत आसान कैच, मुझे याद है कैच पे तो सरफराज अहमद भी बड़े सीखपा हो गए थे, जो कि जाहिर बात है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, जो डॉली कैच ड्रॉप हुआ था। सो फील्डिंग तो इस वक्त कहते हैं कैचेज, ये अभी तो हम बड़ी बातें कर रहे होते हैं, बैटिंग बॉलिंग, इवेंचुअली फील्डिंग या तो लेट डाउन करती है या हमें दूसरी टीम वहाँ आउट क्लास करती है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा समझते हैं कि जहाँ हमने वर्नर फिलेंडर, मैथ्यू हैडन, इस तरह के बड़े बड़े नाम, सकलाम मुश्ताक सने स्पिन में भी बड़ा नाम है, हमें फील्डिंग में भी कोई इंटरनेशनल बड़ा कोच हायर करना चाहिए। स्टीव रिक्सन आए थे, वो तनख्वाहें उनको नहीं दे पा रहे थे, उस पर जो भी वहाँ 12 एक कंट्रोवर्सी हुई, बट उसके बाद हमारी फील्डिंग का म्यार गिरता ही जा रहा है सर, गिरता जा रहा है। मेरे ख्याल है आजकल फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद साहब हैं जो कुछ कोचिंग करते हैं फील्डिंग के हवाले से। देखिए 2 चीज़ें होती हैं गफ्फार जो हमें समझ, एक तो ये कि एयर फील्डिंग के आपने कैच ड्रॉप कर दिया, कैचेस 1 मैचेस वाली बात है। दूसरा ये कि आप 15-20 रन ज़्यादा दे देते हैं, और वही 15-20 रन आखिर में रिजल्ट का फ़र्क पड़ता है। अगर आपने बाउंड्रीज पे गेंदें नहीं रोकी, आपने गेंदों को स्लिप होने दिया, निकलने दिया, एक की जगह 2 रन बनने दिया, आपकी थ्रो सही नहीं है, तो वो चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं, और वो आखिर में जो 10-15 रन शॉट अगर आप ज़्यादा दे देते हैं तो वही आपका फ़र्क पड़ जाता है। तो जितना इंपॉर्टेंट बैटिंग का शोबा है, जितना इंपॉर्टेंट बॉलिंग का शोबा है, इक्वली इंपॉर्टेंट फील्डिंग का शोबा भी है, और उसमें हम बहुत पीछे हैं। इसमें हमें कोई वो नहीं है, कोई ऐसी बात हमें नहीं कहनी चाहिए नहीं जी हम बहुत अच्छे हैं या बहुत बॉलिंग में हम अच्छे हैं, बैटिंग में अच्छे हैं।
फील्डिंग में शायद हम बहुत ही ख़राब हैं, पता नहीं हम बांग्लादेश के बराबर भी हैं, नहीं ये सब कहना चाहिए हमें, तो जो चीज़ ख़राब हमें नज़र आ रही है वो चीज़ नज़र आ रही है। चलें पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वकर से इन्फॉर्मेशन भी हासिल करेंगे और साथ साथ कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड T20 के हवाले से आपको दिखाएंगे। शॉर्ट में के बदलते हैं। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदेद और वर्ल्ड T20 के हवाले से हम स्पेशल रिपोर्ट भी आज से आपको दिखाना शुरू करेंगे। तो एक स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार की है जो वर्ल्ड T20 में जो टॉप बैट्समैन हो सकते हैं जिन पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। आप रिपोर्ट देखिए फिर आके मजीद बात करें। तो जो क्रिस गेल की आखिरी शॉट था और जो उस तरह छक्के लगाते हैं और फिर ये जो पैकेज था मुनीर साहब, तो ये आहिस्ता आहिस्ता वो एक कहते हैं ना एक एनवायरनमेंट बनता जा रहा है जो वर्ल्ड T20 का होगा। वेस्ट इंडीज़ पे भी थोड़ी सी बात करी ने टॉप बैट्समैनों के बाद। अ टीम टू बीट, अ टीम टू वॉच। रेटिंग्स भी इन्हीं की हाई होती हैं सबसे ज़्यादा बिकॉज अनप्रिडिक्टेबल है। लाइक पाकिस्तान वो बड़ा पावर हाउस दे है इन देयर बैटिंग लाइन। मतलब आप 2 विकेट जल्द गिरा दें, 3 गिरा दें, 4 गिरा दें, बट स्टिल दे हैव डेप्थ। ब्रावो आते हैं 7वें 8वें नंबर पे। सो इम्तिहान तो बहुत बड़ा है, बट इंडिया में साबित कर चुके हैं 2016 में कि वो कहीं भी जीत सकते हैं। बिल्कुल 2012 भी जीते हैं, 2016 भी जीते हैं, डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं। वो अलग बात है, डेरेन सैमी नहीं है उनके पास। हाँ, डेरेन सैमी नहीं है, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका होता था। लेकिन देखें आपने जो बात की ना, उनके पास सभी वो जो है एक्स फैक्टर है, उनके पास कोई एक नहीं। अब इवन लुइस आ गए हैं, शेमरॉन हेटमायर आ गए हैं, ऑन्ड्रे रसल हैं, क्रिस गेल हैं, डोइन ब्रावो हैं, सारी टीम तो उनकी मौजूद है। कोई एक प्लेयर भी अपनी जो इनिंग्स मशहूर है वो खेल गया तो वो फिर बिल्कुल, इसीलिए सबसे डेंजरस टीम कहलाती है ये। और उस हमारे ग्रुप में नहीं है, शुरू में तो चले अच्छा भी। बॉलिंग है आपके ख्याल में उनकी ऐसी? नहीं, बॉलिंग भी है, बॉलिंग में भी उन्होंने एक मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने सुनील नारायण को अपनी उसमें क्यों नहीं लिया। मेरा सवाल ये था, सैमुअल बद्री और सुनील नारायण वाज द फोर्थ बिहाइंड, जिसकी वजह से 2016 में वो वर्ल्ड T20 जीते थे। तो इस पाए के स्पिनर्स नहीं है इस बार। टीम अच्छी है लेकिन बैटिंग स्ट्रॉन्गेस्ट है। ऑलराउंडर की थोड़ी सी कमी है। ऑलराउंडर का उनके पास हुआ है ना, उनके पास ऑलराउंडर कैरन पोलार्ड है, ब्रावो हैं, रसल है, तो इनके पास ऑलराउंडर्स हैं। फिर उनके पास ऑलराउंडर भी ऐसे हैं जो कहीं भी कुछ कर सकते हैं, किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। जो कार्लोस ब्रथवेट ने किया वो यहाँ। चलिए, आपने टीम कॉम्बिनेशन की वेस्ट इंडीज की बात की ना, वबकर हमारे साथ दोबारा मौजूद है। वबकर से मैंने पूछना था, हम अभी मुनीर साहब के साथ बात कर रहे थे पाकिस्तान का जो टीम कॉम्बिनेशन है। अब आप वहाँ मौजूद हैं LCC के अंदर, कोई ना कोई खबरें तो पहुँच ही जाती हैं क्या? बल्कि अब दोबारा राब्ता थोड़ा मुनक़ता मैं दोबारा ले लेता हूँ। ये जो पाकिस्तान का मसला है ना, मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था, अब फ़खर होने चाहिए ओपनर, हमारे पास नीचे जो पावर हिटर हैं आसिफ अली, उनमें से कौन है? ये एक सवाल है जिसको डिस्कस करते हैं, लेकिन छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, इसके बाद आके यहीं से बात करते हैं। सबके ज़हन में ही सवाल है कि पाकिस्तान का स्क्वाड तो सिलेक्ट हो गया, पर कॉम्बिनेशन क्या होगा? वबकर मौजूद हैं इस वक्त LCC ग्राउंड में। वबकर, कुछ आपसे मैं ब्रेक से पहले भी जानना चाह रहा था, क्या खबरें आ रही हैं, कौन कहाँ खेलेगा? एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन के हवाले से कुछ गुनसुन है तो बताइएगा, फिर मुनीर साहब से बात करते हैं। देखिए गफार, जहाँ तक टीम कम्बिनेशन की बात है या फाइनल 11 को उतारने की बात है, तो अभी तक तो बाज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि नेट्स के अंदर भी हमने देखा कि बाबर आजम और रिजवान ही जो है वो ओपन के लिए आए और नेट को भी उन्होंने आज यहाँ पर ओपन किया। तो उम्मीद यही है कि बाबर आजम और रिजवान ही ओपन। मिडिल ऑर्डर में डिबेट हो रही है कौन खेलेगा, कहाँ पर, किस नंबर पे खेलेगा। फ़खर जमान के बारे में इतला दी है कि वो मिडिल ऑर्डर के अंदर खेलेंगे। उनका जो टाई है वो आसिफ अली के साथ हमें दिखाई दे रही है। शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ भी टीम के अंदर मिडिल ऑर्डर के अंदर यकीनी तौर पर हमें दिखाई देंगे। साथ साथ हैदर अली हैं। हैदर अली, फ़खर जमान और आसिफ अली, इन तीनों में से शायद 2 प्लेयर जो हैं वो मैदान में उतरेंगे। वो पाकिस्तान टीम यकीनी तौर पर मैच से पहले ही फैसला करेगी किस टीम को उतारना है। जबकि अगर देखें नीचे आएँ तो ऑलराउंडर्स के अंदर हमें शादाब खान दिखाई देते हैं, मोहम्मद नवाज़ दिखाई देते हैं, इमाद वसीम दिखाई देते हैं। तो इमाद वसीम और जो मोहम्मद नवाज़ है, इनमें से भी हमें कोई एक प्लेयर ही खेलता हुआ दिखाई देगा। शादाब खान यकीनी तौर पर नायब कप्तान भी हैं टीम के, तो वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान टीम के होंगे ही। लेकिन इमाद वसीम और जो मोहम्मद नवाज़ है, इनमें से कोई एक प्लेयर ही पाकिस्तान टीम में खेलेगा। जहाँ तक फास्ट बॉलिंग की बात है तो हमें यकीनी तौर पर शाहीन शाह अफरीदी हमारी फास्ट बॉलिंग को लीड करेंगे, हसन अली उनका साथ देंगे। बॉलिंग की हवाले से बात भी करेंगे, अगर टाइम बहुत कम है। मुनीर, प्रीटी मच क्लियर कि फ़खर जो है वो मिड ऑर्डर में, हम ओपनर वही कर रहे हैं। हफीज़ और शुएब मलिक का जैसे आप कह रहे थे एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे। नवाज़ और इमाद में टाई है। फास्ट बॉलर तो आपके सॉर्टेड आउट हैं।
फातिह नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन, लेकिन मुझे जाती तौर पर पता नहीं, बस ये एक लगता है कि हमें फखर को ओपनर के तौर पे खिलाना चाहिए, उनका नंबर है। आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है, देखिए फखर को 5वें 6ठे नंबर पर ट्राई किया जा चुका है, वन डाउन में ट्राई किया जा चुका है। अगर हैदर अली बहुत अच्छी फॉर्म में है, जैसी हमें नजर आ गई वही उनकी फॉर्म रहती, तो हो सकता है उनको वन डाउन खिलाया जाए और आसिफ अली की जगह फखर जमान आ जाएं छठे नंबर, बीच में दोनों हफीज और मलिक होंगे, जो ये लगता है। लेकिन ये सर्टेन है कि मलिक और हफीज वो चौथे पांचवें, फोर्थ चौथा नंबर हफीज का, 5वें नंबर मलिक, छठे नंबर पर फिर आपका टाइम कम होगा तो आप वक्त कम होंगे तो आप फखर जमान को भी ले सकते हैं। शादाब, इमाद, नवाज ने बहुत अच्छी बैटिंग की है अभी नेशनल T20 में। इमाद को फिर भी प्रेफर किया जाएगा, वो शुरू में ओवर करते हैं, उनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, 50+ पाकिस्तान की तरफ से T20 इंटरनेशनल खेल चुके, तो मेरे ख्याल शुरू में तो पहले जो मैचेस थे उसमें तो इमाद को ही प्रेफर किया जाएगा। और बाकी आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएँ या 2 फास्ट बॉलर, ये आपकी मर्जी है। शाहीन और हसन तो हैं, वसीम जूनियर को ले सकते हैं। वसीम जूनियर का जो स्पार्क मुझे नजर आता है ना बैटिंग में, लेकिन हारिस रऊफ भी साथ साथ बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप में से जो लोग इस पर या तो अभी लाइव देख रहे हैं, जब यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे तो मुझे जरूर बताइएगा, आप भी आज रिप्ले का हैशटैग है, आपके ख्याल में ओपनर कौन होना चाहिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सिर्फ लास्ट में अगर आपसे मैं एक सवाल करूँ, अब फखर जमान स्क्वाड में मौजूद हैं, उनका नेचुरल नंबर ही देखें एज अ ओपनर बनता है फखर के अलावा। लेकिन अगर हम रिजवान बाबर की बात करें, कंसिस्टेंसी भी है, क्लास भी है, दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन, इट्स अ टफ कॉल टू मेक, बट जो बाबर के हाथ में अब चूंकि कमांड है, मुझे नहीं लगता कि सलाम मुश्ताक इतने पोजीशन में होंगे कि वो बाबर को डोमिनेट कर रहे होंगे। अगर बाबर चाहें सबसे नंबर 3 पे तो वो खेले एक जगह पर कराची किंग्स में। आपको क्या लगता है, ओपन ही आएंगे? नहीं लगता, मुझे यही लगता है कि ओपन आएंगे, जहन बनाया हुआ दोनों ने, ओपन आएंगे और कंसिस्टेंट हैं। असल बात ये है कि फखर कंसिस्टेंट नहीं है, ये कंसिस्टेंट है। गॉड फॉरबिड अगर नहीं चलते तो नीचे फिर आपके पास मलिक हैं, हफीज़ हैं और हैदर हैं, ये संभालेंगे। फिर देखिए ना, आपके ऑलराउंडर्स की तादाद भी तो बढ़ी ना। शादाब से भी आप बैटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इमाद से भी कर सकते हैं, वसीम जूनियर खिलाते हैं तो उनसे भी कर सकते हैं, हसन कर सकते हैं। तो बैटिंग परफॉर्मेंस, मैच फिनिशर वहाँ पर कोई हो ना हो डाउट तो रहता है, लेकिन जो हमारे पास नीचे ऐसे हसन अली हैं, या अगर हम बात करें वसीम जूनियर की या शादाब की, और इवन अगर आप वहाब रियाज को देख लें जो उन्होंने कल नेशनल T20 में किया, तो हमें लग रहा है कि हमारे पास नीचे वाकई कैसे प्लेयर आ गए। ये नेशनल T20 में हमें साबित हुआ कि नीचे नंबर पे अगर आपके पास छक्के चौके लगाने वाले बॉलर मौजूद हैं तो वो मैच विनर होते हैं। मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वो बकर आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ी वैल्यूबल आपसे इन्फॉर्मेशन मिलती रही। और जनाब वर्ल्ड T20 में ज़्यादा दिन बाकी नहीं रह गए, काउंटडाउन शुरू है, लेकिन हमारा काउंटडाउन जो है वो 24 तारीख के लिहाज से रखिएगा, क्योंकि वो मैच बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, और बड़ी पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान भारत मैच पर है। आप डेली आपको स्पेशल रिपोर्ट्स भी दिखाते रहेंगे, सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो आप भी जो है वो अपना फीडबैक, जैसे मैंने पहले कहा कि आज रिप्ले के हैशटैग के दिए डिजिटल पे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ताकि आपको कोई सवाल है तो हम तक पहुंच जाए। पुनः रिप्ले आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।